नमस्कार। भारत का आकर्षण विश्व में अनेक कारणों से है। उसमें सर्वाधिक ज़्यादा आकर्षण भारत की पुरातन धर्म संस्कृति एवं साधना, यह एक विषय है जिस पर पूरा विश्व सदा से आकर्षित होता रहा है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसके कारण भारत में विदेशी आ सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने में मदद कर सकते हैं। और भारत की सबसे बड़ी चिंता अभी विदेशी मुद्रा ही है। विदेशी मुद्रा ज़्यादा हो, यहाँ पर रोजगार का सृजन ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पर आबादी भी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पर एक विशेष मुद्दा उभर कर आ रहा है कि भारत के एक विश्व में सर्वाधिक चर्चित संत हुए हैं, सर्वाधिक चर्चित आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं, जिन्हें हम ओशो रजनीश के नाम से जानते हैं। ओशो रजनीश ने अपना काफ़ी समय पूना में बिताया है और उनकी समाधि भी पूना में है, जिसे हम ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से जान रहे हैं आजकल। पहले ओशो आश्रम के नाम से जानते थे। अब वो किस तरीके से ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाया गया, क्यों बनाया गया, यह एक जो है विवाद का विषय बनता चला जा रहा है। उसमें जो है ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन में सिर्फ गिने चुने कुछ लोग हैं और कुछ विदेशी लोग ही उसमें ज़्यादा हैं, उनका ही आधिपत्य है। और वह जो है ओशो की समाधि और ओशो के उस आश्रम को, जो कि उनका विज़न था और उनके हिसाब से वह बनाया गया था, उसमें बहुत सारे फेरबदल कर दिए गए और काफ़ी महंगा कर दिया गया। वहाँ पर जो है उस आश्रम में ओशो की समाधि का दर्शन करने के लिए आपको काफ़ी पेमेंट करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। और ओशो के जो सन्यासी हैं वह भी सहजता से वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। यह एक बड़ी विचित्र सी बात है। और भारत में जो उनके सन्यासी हैं, जो उनको समर्पित हो चुके हैं, अपना जीवन उन्हें दे चुके हैं, उनको भी उनके हिसाब से अपने गुरु से जुड़ने नहीं दिया जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। ओशो रजनीश एक ऐसा महान व्यक्तित्व हैं जिसे इंटरनेट की दुनिया में हम कहें सबसे ज़्यादा क्लिक बेट मिलती है। वो राज कर रहे हैं इंटरनेट पर, काफ़ी समय से राज कर रहे हैं और आगे तक राज करते रहेंगे। उनका क्लिक बेट बढ़ता ही जा रहा है। उनकी देशना को लोग सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। और इस आधार पर जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। 125 देशों के लोग जो है ओशो के नाम पर पर्यटन करते आ रहे हैं, लेकिन जो है वह व्यवस्था ही नहीं है। वह जो आश्रम है, उस आश्रम में एक अलग ही ढंग का कुछ चल रहा है। उस आश्रम की प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं, इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, महंगा किया जा रहा है कि वहाँ पर जो है आ ही ना सकें। भारत में भी जो है जो युवा वर्ग है वह ओशो की देशना से बड़ा प्रभावित हो रहा है। वह ओशो आश्रमों में जाना चाहता है और ख़ास तौर पर जहाँ पर ओशो ने अपना समय बिताया है, जिसको विकसित किया है और जहाँ पर उनकी समाधि है, वह उनका ऊर्जा क्षेत्र है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान की ऐसी विविध पद्धतियाँ दी हैं जो कि बहुत कारगर हैं, बहुत वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं और वहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है। सभी धर्म के लोग आकर के वहाँ साधना करते हैं और कर सकते हैं। तो उस व्यवस्था में बहुत सारी बाधाएं डाली जा रही हैं और वहाँ पर जो है ये सब क्या चल रहा है, क्यों कानूनी मसले चल रहे हैं, सरकार को इसमें बीच में पड़ना चाहिए। जब स्पिरिचुअल टूरिज्म बाधित हो रहा है तो सरकार को अपना संज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। वहाँ क्या मामला है, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही हैं, भारत के सन्यासी वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो जब आंदोलन कर रहे हैं तो वहाँ बीच में शासन प्रशासन को आना तो पड़ेगा। तरह तरह के एप्लीकेशन सरकार के पास जा चुके हैं, कोर्ट में केसेस हैं और सालों से उलंबित हैं। ऐसा क्यों है, जबकि यह एक ज्वलंत मुद्दा है। साधना कोई भविष्य में की नहीं जा सकती। अपने गुरु की समाधि में जाने के लिए को टाला तो नहीं जा सकता है। अपना जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आध्यात्म तो इस कॉन्सेप्ट पर चलता है। तो हम जो है वहाँ पर जाएं, उस समाधि पर जाएं, उसमें बाधा क्यों होनी चाहिए? इस पर तुरंत कुछ होना चाहिए। और
इतना टूरिज्म बढ़ाया जा सकता है, स्पिरिचुअल टूरिज्म, कि हम उम्मीद नहीं कर सकते। भारत का जो कुल टूरिज्म है, कुल टूरिज्म जितना है उससे दुगना टूरिज्म सिर्फ ओशो के नाम पर आ सकता है, और बहुत जल्दी आ सकता है यदि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और वह वहाँ के विवादों को खत्म कर दें। वह जो है कुछ लोगों की संपत्ति न बन जाए। ओशो को क्या किसी की संपत्ति बनाया जा सकता है? भगवान बुद्ध को किसी की संपत्ति बनाया जा सकता है? भगवान महावीर को किसी की संपत्ति बनाया जा सकता है? ऐसे क्या ओशो को किसी की संपत्ति बनाया जाता है? कबीर क्या कुछ लोगों की मुट्ठी में बंद हो सकते हैं? तो ओशो को कुछ लोगों की मुट्ठी में बंद क्यों किया जा सकता है? और जो कर रहे हैं वो ऐसा काम कैसे कर पा रहे हैं? सरकार के रहते और कानून प्रशासन व्यवस्था इन सबके रहते कुछ लोगों की मुट्ठी में, खासतौर पर विदेशियों की मुट्ठी में, ओशो की वह बौद्धिक संपदा, उनकी समाधि, उनकी सुंदर परियोजना उनकी चंद लोगों की मुट्ठी में कैसे आ सकती है? और वो परियोजना को ऐसे कैसे हैंडल कर सकते हैं कि वह लोगों को आने से वहां पर रोकें, उन्हें बाधा दें, उल्टे सीधे नियम बनाएं? इस पर जो है बहुत जल्दी कुछ होना चाहिए, ताकि ओशो की देशना जो विश्व राज कर रही है आज की तारीख में, बहुत सारे लोग उस पर जो है उसे सुनते हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जुड़ना चाहते हैं, प्रॉपर वे में जुड़ना चाहते हैं। उन बाधाओं को दूर किया जाए तो भारत सचमुच में विश्व गुरु बन सकता है। इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा क्लिकबेट ओशो को ही मिलता है, सबसे ज़्यादा ओशो को ही सुना जाता है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा ओशो को ही पढ़ा जाता है। इस पर जो है कुछ रिसर्च भी होनी चाहिए कि ओशो पर सबसे ज़्यादा लोग आकर्षित हैं, उनकी बौद्धिक संपदा पर, उनके ज्ञान पर, उनकी देशना को हर कोई समझना चाहता है। उनकी देशना क्रांतिकारी देशना भी है। हमने उस समय देखा था कि सबसे ज़्यादा विवादित भी हुए थे। विवादित इसलिए हुए थे क्योंकि देशना इतनी क्रांतिकारी थी कि उस समय लोग नहीं समझ पाए, और अब जो है उसकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत सारे देशों में ओशो को पढ़ाया जा रहा है, कॉलेजेस में सब्जेक्ट ली जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीएचडी भी अब ओशो पर हो रही है। तो पूरे विश्व का जहाँ पर आकर्षण बन रहा है, भारत देश में जहाँ पर ओशो रजनीश हुए हैं, यहाँ उनकी जन्मभूमि है, यहाँ उनकी कर्म भूमि है, उस देश की सरकारों को समझना पड़ेगा, उस देशना को जो है विकसित होने में, पुष्पित होने में, पल्लवित होने में, उसके विकास करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि यदि यह भूमिका निभाई गई तो यह जो है भारत के सबसे बड़े आइकॉन हैं और बनेंगे। मतलब उनको उसमें बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियलिटी है। सिर्फ पर्यटन ही नहीं, हम उस देशना के सारे पूरे विश्व में शांति व्यवस्था ला सकते हैं, सही विकास ला सकते हैं, सम्यक दर्शन ला सकते हैं। ओशो ने कौन से विषय को छोड़ा है? उन्होंने प्रकृति संतुलन के बारे में, आबादी के नियंत्रण के बारे में आज से 40-50 साल पहले स्पष्ट रूप से गाइडेंस दिया हुआ है, बहुत सुंदर गाइडेंस दिया हुआ है। यदि उस समय वह चीज़ें की गई होती तो विश्व में आज समस्याएं होती नहीं। विश्व की सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने दिया है, वैज्ञानिक तरीके से दिया है। और उन्होंने जो देशना दी है वो इतनी देशना है, 15,000 से ज़्यादा, 12 से 15,000 के बीच में प्रवचन है, जिसमें कि 11-12 हज़ार प्रवचन तो उपलब्ध हैं आज की तारीख में। बाकी प्रवचन भी कहीं कहीं लोगों के पास रखे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह है, वह भी मिल सकती है। और हर उनके प्रवचन में उस देश दुनिया के व्यवस्था के लिए, लोगों के जीवन के सुधार के लिए सूत्र छुपे हुए हैं, और इतने क्रांतिकारी सूत्र हैं कि वह जो है कम से कम 20-25 हज़ार साल तक लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए गाइड करते रहेंगे। शासन प्रशासन कैसे चलाया जाए, धर्म क्या है, जीवन कैसे जिया जाए, प्रकृति का संतुलन कैसे किया जाए, विज्ञान कैसा होना चाहिए, धर्म कैसा होना चाहिए, इनके बीच का संतुलन कैसा होना चाहिए, कोई भी आयाम उसमें छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे महान संत की महान देशना को बचाने के लिए पहला कदम सरकार को बीच में आकर के ओशो आश्रम जो है, जो तथाकथित ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कब्जे में है, उसका निदान करना चाहिए। और ओशो के नाम से जो रॉयल्टी आ रही है, ओशो पर रॉयल्टी हो कैसे सकती है? उन्होंने तो कभी ऐसी बात कही नहीं। तो एक फर्जी बिल बनाई गई, और वो फर्जी बिल जो है स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने उसे डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ की सरकार ने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये फर्जी आपका जो है बिल है। उसके आधार पर जो है पूरे विश्व से जो रॉयल्टी आ रही है, जो कि हजारों करोड़ रुपए प्रति मंथ होती है, वह स्विट्जरलैंड में जा रही है, भारत में आनी चाहिए। और वह जो किसी 5-10 लोगों की संपत्ति नहीं हो सकती, वह भारत सरकार के अंडर में हो, और पूरे जो ओशो सन्यासी हैं उनके हित में वह खर्च हो, ओशो की देशना को विकसित करने में खर्च हो। वह पैसा ओशो की देशना को विकसित करने में खर्च हो, न कि 5-10 लोगों की संपत्ति हो जाए। कुल मिलाकर वह संपत्ति जो है कई लाख करोड़ रुपया है,
हजारों लाख करोड़ रुपया है, वो संपत्ति का हिसाब होना चाहिए, वो संपत्ति भारत में आना चाहिए और भारत में ओशो की देशना के विकास में वो खर्च होना चाहिए। तो जब वो हजारों लाख करोड़ रुपया खर्च होगा भारत देश में, तो भारत का विकास होगा और उस जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा उन्हीं के पैसों से, जो कि इधर उधर फंसा हुआ है, छुपा हुआ है, गलत तरीके से डाइवर्ट हुआ है, वह जब भारत में आएगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो स्पिरिचुअल पर्यटन जो है इतना ज्यादा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे प्रमुख कारक यही बन जाएगा। भारत देश की आर्थिक समस्या तो का सब समाधान ही हो जाएगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ध्यान दीजिए, भारत सरकार ध्यान दीजिए, विपक्ष की चीजें, सारी राजनीतिक लोगों को ध्यान देना चाहिए, सारे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मैं तो प्रार्थना करता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वह संज्ञान ले, संज्ञान लेकर एक स्पेशल वे में बिल्कुल फास्ट हियरिंग के साथ में इस पर कोई व्यवस्था दें, तो यह जो है बड़ी कृपा होगी। सब ओशो सन्यासियों पर ही नहीं कृपा होगी, भारत देश पर कृपा होगी और जो है यह देशना जो पूरे विश्व का कल्याण करेगी। कल्याणकारी देशना है। इस कल्याणकारी देशना को फलित होने के लिए जिसकी जो भूमिका है अपनी भूमिका जरूर निभाए, यह मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।